Good morning, ma'am. Good morning, everyone. I am Geeta here. Today we will discuss about meaning and causes of industrial sickness. Meaning and definition of sick unit. According to the Sick Industrial Company Act 1985, an industrial company being a company registered for not less than 7 years which has at the end of any financial year accumulated losses equal to or exceeding its entire net worth and has also suffered cash losses in such financial year and the financial year immediately preceding such financial year. एक इंडस्ट्रियल कंपनी जो इंडस्ट्रियल सिकनेस की कैटेगरी में आती है, उस इंडस्ट्री ने अपने आप को कम से कम 7 ईयर से ज़्यादा का रजिस्ट्रेशन कराया हो। इट मीन्स उसका जो रजिस्ट्रेशन है 7 ईयर से कम का नहीं होना चाहिए। मतलब एक इंडस्ट्री के पास किसी भी फाइनेंशियल ईयर में एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, अगर उन एक्यूमुलेटेड लॉसेस की वैल्यू उसके नेट वर्थ के इक्वल आती है या नेट वर्थ से एक्सीड कर जाती है, और इन सभी एक्यूमुलेटेड लॉसेस के बाद उस फाइनेंशियल ईयर में उस कंपनी को कुछ ना कुछ कैश लॉस ज़रूर होना चाहिए। और जिस फाइनेंशियल ईयर में ये लॉसेस होते हैं, कैश लॉस या एक्यूमुलेटेड लॉस, वो फाइनेंशियल ईयर करंट ईयर के प्रीसीडिंग होनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, घुमाने वाली, इसलिए हम इसे पार्ट्स में स्प्लिट करके समझेंगे। सिक इंडस्ट्रियल कंपनी एक्ट 1985 में जो डेफिनेशन दी है सिक इंडस्ट्रियल ने, उसे हमने 3 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारी, क्या थी, जो सिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर कौन सी कंपनी आती है जिनका रजिस्ट्रेशन 7 ईयर से कम का नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या थी, उस इंडस्ट्री को किसी भी फाइनेंशियल ईयर में एक्यूमुलेटेड लॉसेस होने चाहिए और ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस उसके नेटवर्थ के इक्वल होनी चाहिए या नेटवर्थ से एक्सीड कर सकती है। Apart from the accumulated losses, the company also face some cash losses some during the financial year। और जो हमारी लास्ट कंडीशन थी वो क्या थी, जिस फाइनेंशियल ईयर में उस इंडस्ट्री को ये लॉस होता है वो फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग होनी चाहिए किसकी, करंट ईयर की। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है ABC लिमिटेड, उस कंपनी ने 2014 में सारे लॉसेस को बियर किए थे, तो उस कंपनी को सिक इंडस्ट्रियल की कैटेगरी में कब रखा जाएगा, 2015 में रखा जाएगा। नाउ हम देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग सिक यूनिट की डेफिनेशन क्या होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग एक सिक यूनिट वो यूनिट होती है जो कैश लॉस इनकर्ड करती है इन द करंट ईयर, और उस यूनिट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है जो नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स हैं उन ईयर्स में भी वो लॉस ही सफ़र करने वाली है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, उस यूनिट का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है वो भी वॉर्स हो जाता है। वॉर्स का मतलब होता है कि और ख़राब होना, सच डैट उसका जो करंट रेशियो है 1:1 से भी कम होना चाहिए, और जो डेब्ट इक्विटी रेशियो होती है उसकी कंडीशन भी क्या होती है, वॉर्स हो जाती है, यानी कि ख़राब हो जाती है। नाउ कॉजेज़ ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। कॉजेज़ ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस को हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट करा है, कॉजेज़ ऑफ बॉर्न सिकनेस एंड सेकेंड इज कॉजेज़ ऑफ अचीव सिकनेस। अगेन हमने कॉजेज़ ऑफ अचीव सिकनेस को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करा है, इंटरनल कॉजेज़ एंड एक्सटर्नल कॉजेज़। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉजेज़ ऑफ बॉर्न सिकनेस। फर्स्ट पॉइंट इज़ रॉन्ग लोकेशन। यदि हमने अपने बिजनेस को किसी रॉन्ग लोकेशन के ऊपर स्टैब्लिश कर दिया है या लोकेशन ही गलत है, वहाँ पर हमें प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो हमारा बिज़नेस ग्रो कर पाएगा नहीं, हमारा बिज़नेस वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये यहाँ पे हमारा क्या होगा, बिज़नेस जो है जल्दी ही सिक हो जाएगा। नेक्स्ट इज इन एक्सपीरियंस प्रमोटर। प्रमोटर कौन होते हैं, प्रमोटर वो लोग होते हैं जो एक यूनिट को स्टैब्लिश करते हैं या उनके मन में आइडिया आता है यूनिट को स्टैब्लिश करने का, और यदि वो ही इनएक्सपीरियंस होंगे, उनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, तो वो प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं लगा पाएंगे, जिससे कि डिमांड को ज़्यादा फोकास्ट कर देंगे तो इनएक्सपीरियंस प्रमोटर की वजह से भी हमारी इंडस्ट्री क्या होती है, सिक हो जाती है। नाउ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। जब हमने यूनिट को इस्टेब्लिश किया, प्रमोटर्स ने टेक्नोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर ध्यान नहीं दिया। वो ओल्डर टेक्नोलॉजी थी जिसकी वजह से प्रेजेंट में हमारे बिजनेस कॉम्पिटिटर का सामना नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से जो हमारी इंडस्ट्री थी वो क्या होती थी, सिक हो जाती थी। नाउ नेक्स्ट इज अनप्रोडक्टिव कैपिटल एसेट।
कैपिटल एसेट हम परचेज कर लेते हैं अनप्रोडक्टिव, जिनसे बिजनेस को कोई इनकम नहीं होने वाली, जैसे एम्प्लॉयज़ को गेस्ट हाउस प्रोवाइड करना, ये क्या है, हमारी अनप्रोडक्टिव कैपिटल एसेट है। अगर हम इसका ज़्यादा यानी कि इसकी बड़ी मात्रा में इन पर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमारी जो वर्किंग कैपिटल होती है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसलिए ये भी एक कॉज होता है किसका, हमारी इंडस्ट्री के सिक होने का। नाउ नेक्स्ट इज़ लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड। लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, एक इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने और इंडस्ट्री के थ्रू प्रोडक्शन स्टार्ट होने, उन दोनों के बीच में जो गैप होता है, जो टाइम पीरियड होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ये जितना ज़्यादा होता है उतना इंडस्ट्री के लिए नुकसान होता है। ज़्यादा बड़ा गेस्टेशन पीरियड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो पे ऑफ नहीं हो पाते हैं, उनकी मात्रा ज़्यादा होती है, तो इंडस्ट्री के सिक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ फॉल्स रोजी पिक्चर प्रेजेंटेड बाय कंसल्टेंसी फर्म। कंसल्टेंसी जो फर्म होती है वो कंसल्ट करने के भी पैसे लेती है, यानी कि कुछ चार्ज लेती है। तो वो फॉल्स कंसल्ट कर देती है, एक पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में बड़ा चढ़ा के बता देती है, जिसकी वजह से प्रमोटर बिजनेस को इस्टेब्लिश कर देते हैं, और इस्टेब्लिश करने के बाद वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं जो कि एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो ये भी एक रीज़न होता है इंडस्ट्री के सिक होने का, जिससे हमारी इंडस्ट्री सिक हो जाती है। नाउ लास्ट इज़ फॉल्टी डिमांड फोरकास्टिंग। प्रमोटर्स क्या करते हैं, एक इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने से पहले उससे प्रोड्यूस होने वाली प्रोडक्ट की डिमांड का फोरकास्ट कर लेते हैं कि हम ये बनाएंगे, इतना बनाएंगे और ये इतना बिकेगा। हम एक्सेस डिमांड का फोरकास्ट कर देते हैं, जिससे जो इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करके हम उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी कैरिंग कॉस्ट होती है उसमें उसकी भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फाइनेंस की भी प्रॉब्लम आ जाती है। एट लास्ट जब हमारा गुड बन के रेडी होता है तो वो सेल नहीं हो पाता है, जिससे कि हमारी सारी कॉस्ट बढ़ जाती है, और ये भी एक हमारा कॉज बन जाता है इंडस्ट्री के सिक होने का। नाउ हम डिस्कस करेंगे कॉजेज़ ऑफ अचीव सिकनेस। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंटरनल कॉजेज़। मैनेजमेंट प्रॉब्लम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो इंडस्ट्रियल सिकनेस से रिलेटेड होती है वो क्या होती है, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम। कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट ऐसे होते हैं जिनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, और कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट ऐसे होते हैं जिनका मैनेजमेंट बहुत बेकार होता है, जिसमें कन्फ्यूजन, उस मैनेजमेंट में कन्फ्यूजन की सिचुएशन होती है, क्योर्स की सिचुएशन होती है। तो इस वजह से मैनेजमेंट जो है पूरी तरह से वर्क नहीं कर पाता है, और जब मैनेजमेंट सही से वर्क नहीं कर पाता है तो उस इंडस्ट्रियल यूनिट में सिकनेस की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। किसी इंडस्ट्रियल यूनिट के पास फाइनेंस की कमी होना भी एक कोज होता है इंडस्ट्रियल सिकनेस का। फॉर एग्जांपल, वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहती है, लेकिन उसके पास फाइनेंस ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो वो अडॉप्ट कहाँ से करेगी। तो वो क्या करेगी, ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करेगी, और जब कोई इंडस्ट्रियल यूनिट ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी तो उसका प्रोडक्शन कम होना ही है। तो ये भी एक कॉज होता है हमारी इंडस्ट्री के सिक होने का। नाउ नेक्स्ट इज़ लेबर प्रॉब्लम। एक्यूट लेबर प्रॉब्लम। कुछ लेबर अपनी अपनी डिमांड रखते हैं, और जब उनकी डिमांड पूरी नहीं होती है तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स में स्ट्राइक्स हो जाती हैं, लॉकआउट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस इंडस्ट्री का एक्यूट टाइम पीरियड के लिए प्रोडक्शन जो होता है वो बंद हो जाता है, और जब प्रोडक्शन बंद हो जाता है तब इंडस्ट्री के पास रिवेन्यू का कोई सोर्स नहीं रहता है, और जब रिवेन्यू जनरेट नहीं होगी तो वो अपने सारे वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज करेगा। इन डैट केस इंडस्ट्रियल सिकनेस एमर्ज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है लेबर का टर्नओवर ज़्यादा होता है, बार बार लेबर आ रही है, बार बार छोड़ के जा रही है, उनके ऊपर जो ट्रेनिंग की कॉस्ट होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। ये भी एक कारण होता है हमारी इंडस्ट्री के सिक होने का। नाउ नेक्स्ट इज़ डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज। डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है हमारे पास फंड तो है, लेकिन हमने फंड को ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया है या ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है जिसे हमने डीपली एग्जामाइन नहीं किया था इन्वेस्ट करने से पहले। तो ये भी एक कॉज बन जाता है इंडस्ट्रियल
सिकनेस का। नाउ नेक्स्ट इज फेलियर टू मॉडर्नाइज। मॉडर्नाइज का मतलब क्या होता है, चेंज के साथ जो इंडस्ट्री अपने आप को ढाल लेती है वही सरवाइव कर पाती है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है हमारी सोसाइटी के अंदर या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर डे बाय डे न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है, डे बाय डे न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसे अडॉप्ट नहीं कर पाता है तो उसका जो कॉम्पिटिटर होता है वो उससे आगे निकल जाता है, और ये भी एक रीज़न होता है हमारी इंडस्ट्री के सिकनेस का। नाउ नेक्स्ट इज पर्सनल अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको करने के बाद उनसे कोई भी इनकम ना होना। लाइक हमने एक लग्जरी कार खरीद ली, लग्जरी एयर कंडीशन, डोमेस्टिक इक्विपमेंट्स, अननेसेसरी एयर ट्रैवल, ये सारे अनप्रोडक्टिव होते हैं जिनकी वजह से हैवी लॉस कंपनी को हो जाता है। वर्किंग कैपिटल कम हो जाती है जिससे जो हमारी यूनिट होती है वो सरवाइव नहीं कर पाती। ये भी एक कारण होता है हमारी इंडस्ट्री के सिक होने का। नाउ नेक्स्ट इज ओवर कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कंपनी के अंदर कितनी रिक्वायर्ड है कैपिटल, उस कैपिटल से ज़्यादा कंपनी में फंड का होना होना हो जाना। उससे क्या होता है जो रेट ऑफ रिटर्न होती है कंपनी की रिड्यूस हो जाती है, उससे हैवी अमाउंट एज अ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट आउटसाइडर को पे करनी होती है, जिससे कि उसका प्रॉफिट रेशियो जो होता है वो भी कम हो जाता है। इसलिए ओवर कैपिटलाइजेशन भी एक रीज़न होता है हमारी इंडस्ट्रियल के सिक होने का। नाउ नेक्स्ट इज अदर इंटरनल कॉजेज़। अदर इंटरनल कॉजेज़ में हमारे क्या क्या आते हैं, पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स एसेट, हमें फिक्स एसेट को प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इनएडिक्वेट अटेंशन टूवर्ड द मेंटेनेंस मैनेजमेंट लीडिंग टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, एब्सेंस ऑफ प्रॉपर कॉस्टिंग मेथड एंड प्राइसिंग टेक्निक्स। कॉस्टिंग की जो मेथड है वो प्रॉपर नहीं है, प्राइसिंग की टेक्निक सही नहीं है। लैक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, इनएडिक्वेट मटेरियल कंट्रोल, जो हमने पहले भी पढ़ा है जैसे कि रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, डिफरेंट लेवल होते हैं जिनके थ्रू मटेरियल को कंट्रोल किया जाता है। ये सारे हमारे किस में आते हैं, अदर इंटरनल कॉजेज़ में। नाउ हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल कॉजेज़। फर्स्ट पॉइंट इज़ गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी वो होती है क्या होती है गवर्नमेंट पॉलिसी, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में होती है। गवर्नमेंट पॉलिसी या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में होती है या उसके अगेंस्ट में। यदि एक ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में गवर्नमेंट पॉलिसी है तो वो प्रॉफिट अर्न करती है और वो सरवाइव करती है। अगर वो पॉलिसी किसी के अगेंस्ट हो जाती है तो वो सरवाइव नहीं कर पाती। तो ये भी एक हमारा कॉज होता है इंडस्ट्री के सिक होने का। नाउ नेक्स्ट इज इंक्रीज कंपटीशन फ्रॉम एमएनसीज। हमारी जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के बाद इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए एमएनसीज को ज़्यादा से ज़्यादा इनवाइट किया गया है। एमएनसीज जो हमारी कंट्री में आए और अपना बिजनेस स्टार्ट करे, एफडीआई के ऊपर से भी काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो हटा दी है, जिससे हमारी कंट्री की जो डोमेस्टिक यूनिट होती हैं उनको एमएनसीज के साथ कंपटीशन करना पड़ता है। कंपटीशन की वजह से वो उनसे पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास बेटर टेक्नोलॉजी होती है, बेटर एडवर्टीजमेंट टेक्निक्स होती है। इसलिए ये भी एक रीज़न होता है हमारी इंडस्ट्री के सिक होने का। नाउ नेक्स्ट इज पावर कट। जब पावर सप्लाई इंडस्ट्री यूनिट में रिक्वायर्ड होती है, अगर वो पावर सप्लाई में कट ऑफ होने लगेगी, इट मीन्स रिक्वायर्ड क्वांटिटी में उन लोगों को पावर सप्लाई नहीं मिल पाएगी, तो लोग क्या वर्क कर पाएंगे? नहीं। और ये पावर कट की जो प्रॉब्लम होती है मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल यूनिट के हाथ में नहीं होती है। इसी वजह से इसको एक्सटर्नल कॉज में एक्सप्लेन किया गया है और ये भी एक रीज़न होता है हमारी इंडस्ट्री के सिक होने का। नाउ नेक्स्ट इज शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल डिपेंड करता है, जब हमारी यूनिट प्रोडक्शन कर रही है तो उस टाइम के ऊपर रॉ मटेरियल कितनी की रिक्वायर्ड होती है। रॉ मटेरियल के लिए हमने मटेरियल कंट्रोल में जो डिफरेंट रेशियो पढ़े हैं, टेक्निक्स पढ़ी है, लाइक रीऑर्डर लेवल, डेंजर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डिफरेंट टेक्निक्स है। जब हमें टाइम पर रॉ मटेरियल प्रोवाइड ही नहीं करा पाते हैं तो उससे प्रोडक्शन नहीं हो पाता, जिसके अल्टीमेट इफ़ेक्ट जो है हमारी कंपनी के बेनिफिट पे जाता है या प्रॉफिट पे जाता है। तो ये भी एक हमारा कोज बन जाता है किसका, इंडस्ट्री के सिक होने का।
नाउ नेक्स्ट इज रिसेशन इन द मार्केट। रिसेशन इन द मार्केट, मार्केट में रिसेशन का आ जाना, इट मीन्स डिप्रेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाना। और अगर मार्केट में रिसेशन का पीरियड आ जाता है तो रिसेशन के पीरियड में गुड्स की जो डिमांड होती है, डिमांड जो होती है वो नहीं होती है। और जब गुड्स की डिमांड नहीं होती है तो ये गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री की फर्म के पास स्टॉक होना चालू हो जाते हैं और ये गुड्स बिकते नहीं हैं। तो इसकी जो सिचुएशन में जो यूनिट का जो पैसा होता है वो स्टॉक में फंस जाता है, ना तो वो कैश में कन्वर्ट हो पाता है, ना ही वो सोल्ड आउट हो रहा है एज अ क्रेडिट की फॉर्म में। इट मीन्स यह कैपिटल एक तरह से ब्लॉक हो जाती है। यहाँ कैपिटल ब्लॉक होने से फर्म अपनी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अगेन यहाँ पे सिकनेस की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज डी रिजर्वेशन। डी रिजर्वेशन का मतलब है, पहले जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनके पास नंबर ऑफ ऑप्शन था कि वो सारे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकती है, उनके ऊपर कोई लिमिट नहीं थी। बट उनके ऊपर अब लिमिट लगा दी गई है कि वो कुछ ही लिमिट तक अपने प्रोडक्ट बना सकते हैं। पहले ये रिजर्व था कि ये सारे प्रोडक्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएगी, पर बाद में सिस्टम बदल दिया गया है बाद में सिस्टम बदल दिया गया है और इन पे लिमिटेशंस लगा दी गई है। इसलिए ये भी एक हमारा कारण बन जाता है किसका, इंडस्ट्री के सिक होने का। नाउ क्रेडिट एक्सक्यूज़ एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज जो होती है वो अपने बोरोइंग के लिए किस पे डिपेंड करती है, बैंक्स पे डिपेंड करती है। जब कोई इंडस्ट्री लॉसेस में चल रही होती है तो बैंक्स भी उन्हें लोन प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, जिससे कि उस इंडस्ट्री में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे इंडस्ट्री वीकनेस की ओर चली जाती है। ये भी एक हमारा कॉज होता है किसका, इंडस्ट्रियल के सिक होने का। नाउ नेक्स्ट इज अदर एक्सटर्नल कॉजेस। अदर एक्सटर्नल कॉजेस क्या होंगे हमारे, कस्टमर रेसिस्टेंस टू द यूनिट प्रोडक्ट। नाउ सेकंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, प्रॉपर रोड वगैरह या वाटर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पा रही है। पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो केसेस हो जाते हैं उन पर डिसीजन आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये भी एक बड़ा रीज़न होता है किसका, हमारी इंडस्ट्री के वीक होने का। थैंक यू।